हेलो, जय हिंद। तो आज हम देखने वाले हैं न्यू पैटर्न वाले S1 S2 यानी कि को रिलेटिंग सेंटेंसेस। बहुत ही आसान क्लास, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले CDS फर्स्ट 2024 की PYQs देख लेते हैं। और इन सेंटेंसेस में कुछ भी नहीं करना है, बस आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा सही ठीक ठाक होना चाहिए। और तो मैं बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक दो दिन में नहीं बनता है, ठीक है। उसके लिए आपको लगातार पढ़ता रहना पड़ता है डेली, ठीक है। कुछ ना कुछ जो भी आपको अच्छा लगे आपको पढ़ना पड़ता है, और तभी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सही बनता है, ठीक ठाक बनता है। तो अगर किसी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल ज़ीरो है तो भाई तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं हम 86 क्वेश्चन नंबर 86। अब मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन का नंबर भी ले लिया है ताकि तुम देख पाओ कि हाँ ये क्वेश्चन इसी का है, इसी पेपर का। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 86 ऑफ CDS फर्स्ट 2024 सीरीज ए। सेंटेंस 1 क्या कह रहा है? सिविक्स क्लासेस फोकस ऑन सिटीजनशिप एंड गवर्नेंस। कि सिविक्स की जो क्लासेस होती हैं वो सिटीजनशिप और गवर्नेंस पे फोकस करती है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? द सब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट, इसी की बात हुई है। ये जो सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट डेवलप्स कंसेप्ट्स दैट इनेबल द रीडर टू अप्लाई नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट एंड द स्टेट टू द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटिव सिटीजनशिप। यानी ये जो सब्जेक्ट हमें चीजें सिखाता है उससे कोई भी रीडर जो है वो ये चीजें सीखता है कि गवर्नमेंट है ना कैसे काम करती है वगैरह वगैरह। तो अब हम देखते हैं कि सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस से कैसे रिलेटेड है। क्या सेकंड सेंटेंस फर्स्ट को एक्सपेंड करता है? हाँ। क्या ये कॉन्ट्रास्ट करता है? नहीं। ये तो दिखा रहा है ना कि जो सिविक्स क्लासेस ली जाती है, वो जो सिविक्स का जो विषय है ना, असल में उसमें क्या सीखते हैं हम, तो डिटेल में बता रहा है ना ये। तो जब कोई सेंटेंस डिटेल में जाए तो हम कहेंगे कि इसने इसको एक्सपेंड किया, है ना, और डिटेल में बताया। बस बात क्या, सिंपल। क्या प्रपोजेस सॉल्यूशन? सॉल्यूशन किसका होता है? जब कोई प्रॉब्लम हो। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं दी गई है तो कोई कैसा सॉल्यूशन? खत्म हो गया। स्टेट्स एंड इफेक्ट, एक प्रभाव दिखाता है। कौन सा प्रभाव? क्या सिविक्स क्लासेस का कोई प्रभाव दिखा है क्या? नहीं। उसको यह बताया गया है, इसमें सब्जेक्ट के बारे में बात हुई है, सब्जेक्ट के बारे में कि ये सब्जेक्ट क्या डेवलप करता है। तो सिविक्स की बात यहां हुई और सब्जेक्ट को उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया कि ये सब्जेक्ट असल में काम क्या करता है, ठीक है। तो यहां इफेक्ट वगैरह की कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपने और डिटेल में अपनी बात को कहा है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सिंपल है, इतना आसान है यार। 87 सेंटेंस 1 क्या कह रहा है? चाइना हैज मेड रैपिड इकोनॉमिक स्ट्राइड्स। स्ट्राइड्स का मतलब क्या होता है? बड़ी बड़ी छलांगे मारना, ठीक है। बट एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। चाइना ने इकोनॉमी में बहुत बड़ी बड़ी छलांगे मारी है, मतलब बहुत प्रोग्रेस किया है, लेकिन डेमोक्रेसी को दांव पर लगाकर। सेंटेंस 2 क्या कहता है? इंडिया हैज फॉलोड पाथ्स टुवर्ड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया ने भी, ठीक है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की है, लेकिन बट बाय एडिंग अबाइडिंग बाय द नॉर्म्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। अबाइडिंग बाय अ रूल, मतलब किसी नियम के साथ बंध कर रहना, उसके साथ चलना। इंडिया ने भी इकोनॉमिक ग्रोथ की है, लेकिन नियम कानूनों के साथ बंध कर और एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी को बनाए रखते हुए। यानी ये दोनों सेंटेंस जो है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहे हैं, विपरीत चीजें हैं। कंफर्म तो बिल्कुल नहीं कर रही, ठीक है, नेगेट्स बिल्कुल नहीं कर रही, एक्सप्लेन नहीं कर रही है, कॉन्ट्रास्ट दिखा रही है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब जान लो आप। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। मान लो यहां पर आपको ये व्हाइट दिख रहा है और यहां पर आपको ये ग्रे दिख रहा है ना। जो कलर, जो भी कलर, ये इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन क्लियरली कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे रहा है ना आपको। इस चीज को बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट, ओके। इस चीज को बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। ये ब्लैक और इस कलर में जो दिख रहा है ये है कॉन्ट्रास्ट, रेड और इसमें जो दिख रहा है कॉन्ट्रास्ट, क्लियर डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस बोला मैंने। और एक होता है कॉन्ट्राडिक्ट, यानी आप किसी चीज को यानी डिनाई करते हो, अस्वीकार करते हो। अगर दो सेंटेंसेस आपस में बिल्कुल विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का, तो आप बोलोगे सेंटेंसेस आर कॉन्ट्राडिक्टरी, ओके। तो आपको यहां पर कॉन्ट्रास्ट दिखा, सिंपल सी बात है। चलो आगे चलते हैं। 88 देखो, द कंसेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग नीड्स टू बी डिटरमाइंड
ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, कि क्या सही है क्या गलत है, वो डिटरमाइंड आपको प्रिंसिपल के आधार पर डिटरमाइंड, मतलब सिद्धांतों के आधार पर आपको सोचना चाहिए क्या क्या सही है क्या गलत है। ऐसा नहीं कि मुझे जो सही लगा वो सही है, जो मुझे गलत लगा वो गलत है। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है। सेंटेंस 2 क्या कह रहा है? व्हेन इट कम्स टू मैटर्स रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट, जब ह्यूमन राइट्स की बात हो तो पोजीशन शुड बी बेस्ड सोनली ऑन प्रिंसिपल। तो हमारे जितने भी पोजीशंस होती हैं कि कोई बोल रहा है कि हाँ ये सही है हाँ ये गलत है, तो ये चीज हमेशा सोनली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड ओपिनियंस ही होने चाहिए, ऐसा ही कह रहा है। तो सेंटेंस 1 क्या कह रहा है? सेंटेंस 1 ये कह रहा है कि जब भी हम किसी चीज को सही या गलत कहें, है ना, तो हमें सिद्धांतिक मतलब बेसिस प्रिंसिपल्स के आधार पे उसे सही या गलत कहना चाहिए। और दूसरा ये कह रहा है कि जब बात आ जाती है ह्यूमन राइट्स के मैटर की, तब तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स पर ही फोकस करना चाहिए, ऐसा। ठीक है, यस, हमें खुद से कोई अपना मत जो भी हम बनाते हैं वो हमें सिद्धांतों पर बेस बनाना चाहिए। ओके, तो ए क्या सेंटेंस एग्जांपल ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि सेंटेंस 2 जो है एस्टेब्लिशेस द फर्स्ट, बी डेवलप्स एन एक्सियम बेस्ड ऑन द फर्स्ट, सी कॉन्ट्राडिक्ट्स द फर्स्ट। क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है? बिल्कुल नहीं यार, खत्म हो गया। डी लेजिटिमाइजेस, डी लेजिटिमाइज यानी कि किसी चीज को लीगल बनाना, और डी लेजिटिमाइज यानी इलीगल बनाना, तो ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। अब ये प्रीमाइस क्या होता है? देखो तुम्हें पता है प्रीमाइसेस यानी क्या होता है? प्रीमाइसेस यानी आपका ठिकाना, जहां आप रहते हो, आपका हाउस, आपकी बिल्डिंग, आपका मकान, इट इज कॉल्ड प्रीमाइसेस। तो वही तो आपके रहने का बेस है, वही तो आधार है। तो प्रीमाइसेस का मतलब होता है बेस, ठीक है, फाउंडेशन। तो यहां पर डीलेजिटिमाइज की तो बात ही नहीं हुई, हम आगे क्यों ही पढ़ेंगे सेंटेंस को, है ना। डीलेजिटिमाइज की बात ही नहीं हुई, दोनों सेंटेंस आपस में कहीं ना कहीं मिलते जुलते ही हैं। अब ये क्या कह रहा है? क्या सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस को एस्टेब्लिश कर रहा है, या फिर बी एक एक्सियम बना रहा है? एक्सियम का मतलब क्या होता है? एक्सियम यानी एक यूनिवर्सल ट्रूथ बनाना, यूनिवर्सल ट्रूथ, एक सच्ची बात जो हर जगह सच होती है। क्या ऐसा कुछ सेंस है? हाँ ऐसा ही तो सेंस है यार। क्या कह रहा है ये सेंटेंस 1? द कंसेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग नीड्स टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, कि सही क्या है गलत क्या है उसको आपको प्रिंसिपल्स के आधार पर बात करनी चाहिए। ठीक है, वो आप प्रिंसिपल के आधार पर डिटरमाइन करेंगे, है ना, सुनिश्चित करेंगे। और सेंटेंस 2 क्या कह रहा है? लेकिन और जब बात आ जाती है ह्यूमन राइट्स की, तो आपके जो भी फैसले हैं, है ना, आपका जो भी ओपिनियन है, वो प्योरली किस पर बेस्ड होना चाहिए? प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आपने एक ट्रूथ बना दिया ना, एक सच जो हर जगह साबित होता है, समाज में हर जगह ये चीज जो है वो हमेशा सही ही कही जाएगी, तो एक एक्सियम बन गया आपका, समझ गए ना। यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया, सिंपल सी बात है। चलो 89 S1 The concept of ahimsa was adopted by Gandhiji after he was introduced to it by Tolstoy. Was plus V3 passive voice। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा, कि जो अहिंसा का जो कंसेप्ट है वॉज एडोप्टेड बाय गांधी जी, वो गांधी जी द्वारा एडोप्ट किया गया था आफ्टर ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इट, जब इस कंसेप्ट से उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। किसके द्वारा? टॉल्स्टॉय ने, यानी टॉल्स्टॉय ने गांधी जी को कहा था कि भाई अहिंसा नाम की कोई चीज होती है। ओके, द लेटर यानी बात वाला, कौन बात वाला? टॉल्स्टॉय, है ना। द लेटर फर्स्ट रीड अबाउट इट इन जर्मन ट्रांसलेशन, यानी टॉल्स्टॉय ने भी इस अहिंसा के कंसेप्ट को कहां पढ़ा था? जर्मन ट्रांसलेशन ऑफ थिरुकुरल द ग्रेट मोरल ट्रीटाइज ऑफ इन तमिल, यानी तमिल का एक रिटर्न कोई चीज होगी जो कि जर्मनी में ट्रांसलेट थी, उस जर्मन में ट्रांसलेट उस चीज को टॉल्स्टॉय ने पढ़ा था, उसमें टॉल्स्टॉय ने पढ़ा था अहिंसा के बारे में, उसने गांधी जी को बताया। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं सेंटेंस 2 मच इन द सेम वे, और इसी तरीके से गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय टॉल्स्टॉय, है ना। जिस तरीके से गांधी जी टॉल्स्टॉय से इन्फ्लुएंस हुए थे, उसी तरीके से
इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग शेप्ड हिज सिविल राइट्स मूवमेंट बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल। उसी तरीके से गांधी जी से कौन इंस्पायर हुआ? मार्टिन लूथर किंग ऑफ अमेरिका। यानी आप क्या देख पा रहे हो? आप सेंटेंस में पैरेललिज्म देख पा रहे हो। पैरेललिज्म दिख रहा है ना आपको, समांतरता। ठीक है, तो क्या ये सेंटेंस एक दूसरे को काउंटर करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये डिफेंड्स करते हैं प्रीमाइसेस ऑफ द फर्स्ट को? क्या सेकंड सेंटेंस फर्स्ट के प्रीमाइसेस को डिफेंड करता है या एक एनालॉजी प्रोवाइड करता है? जब भी बात आए पैरेललिज्म की तो उसे कहते हैं एनालॉजी। एनालॉजी यानी एनालॉगस होना, यानी समांतरता होना किसी चीज में। क्या बोलते हैं इसको मैं और कैसे समझाऊं? यही तो है पैरेललिज्म। और क्या कि भाई टोल्स्टॉय से गांधी जी इंस्पायर हुए, गांधी जी से मार्टिन लूथर किंग इंस्पायर हुआ। तो एक समांतरता जिस तरीके से यह लिखा है ना, देखो कि जिस तरीके से गांधी जी टोल्स्टॉय से इंपैक्ट हुए थे, वैसे ही गांधी जी से कौन इंपैक्ट हुआ? मार्टिन लूथर किंग। यानी दोनों सेंटेंसेस में एक पैरेललिज्म दिख रहा है। तो जहां भी पैरेललिज्म की बात आए वहां पर एनालॉजी होती है। समझ गए? यस, ये चीज है। आगे चले 19। द बेस्ट एवर क्रिकेट कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड, हैज प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब तक का इंडिया के पास जो सबसे बेस्ट क्रिकेट कैप्टन रहा है वो रहा है XYZ। ओके, एज कैप्टन XYZ हैज won considerably more matches for India than any other captain। और क्यों रहा है वो? अब इसमें रीजन बता दिया ना भाई कि वो अब तक का बेस्ट कैप्टन रहा है। वाई? क्योंकि उसने कंसिडरेबली ज्यादा मैचेस जीते हैं कंपेयरिंग टू अदर कैप्टन्स। ओके, एनी अदर कैप्टन। तो क्या ये सेंटेंस 2 फर्स्ट वाले सेंटेंस को रिबट करता है? रिबट यानी रिफ्यूट करना, मना करना। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं है। क्या ये कॉन्ट्रास्ट करता है? बिल्कुल नहीं। क्या ये डाइल्यूट कर देता है? डाइल्यूट क्या होता है भाई? है कंसंट्रेटेड HCl है, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ एसिड है HCl, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक बीकर में कंसंट्रेटेड HCl है, आपने उसमें पानी मिला दिया तो अब HCl क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में, है ना। यानी अब वो कंसंट्रेटेड नहीं रहा, अब उसने पानी ने उसको तोड़ दिया है, मतलब अब वो डाइल्यूट हो गया। तो डाइल्यूट, सेंटेंस को डाइल्यूट कर देना मतलब उसकी ताकत को वीक कर देना, सिंपल। और क्या, है ना। वैसे ही जैसे कि HCl को डाइल्यूट करने पर अब वो इतना पावरफुल एसिड नहीं रहता, समझ गए ना, सिंपल। तो यहां पर आप क्या देखोगे कि ऐसा डाइल्यूशन का कोई सेंटेंस काम नहीं हो रहा है। इज द प्रीमाइस फॉर द फर्स्ट, प्रीमाइस यानी बेस, फाउंडेशन। तो सेकंड सेंटेंस कि एस कैप्टन XYZ ने बहुत सारे मैच जीते हैं इसीलिए तो वो बेस्ट कैप्टन बना है ना। तो ये सेंटेंस 2 जो है एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है सेंटेंस 1 को। बात खत्म, इजी है। अब आ जाते हैं CDS फर्स्ट 2025 के PYQs पे। सेंटेंस 1 देखो। तो बताते जाना कि भाई ये इजी लग रहा है मुश्किल लग रहा है, ठीक है। कितना इजी है? सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन और कॉमन सेंस। देखो, द स्नोवी एल्बाट्रोस इज अमंग द लार्जेस्ट बर्ड्स दैट फ्लाई इन द वर्ल्ड। मैंने भी नहीं देखा ये पक्षी, लेकिन ये बात कर रहा है कि स्नोवी एल्बाट्रोस इज अमंग द लार्जेस्ट बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स होंगे दुनिया में, है ना, जो कि लार्जेस्ट बर्ड्स हैं उनमें से ये भी एक है भाई साहब, ठीक है। सेंटेंस 2 कह रहा है इट हैज द वाइडेस्ट विंग स्पैन, यानी भाई इस पंछी की बात हुई है और इसी पंछी की बात, मतलब इसी के बारे में और डिटेल में बताया जा रहा है, ठीक है। अगर इनमें से एक ऑप्शन होता कि भाई एक्सपेंड्स द फर्स्ट, कि सेंटेंस 2 एक्सपेंड्स द फर्स्ट, तो बिना सोचे समझे उसको लगा देते हैं, लेकिन यहां पर तो वो है नहीं। तो देखो ऑप्शन ए होगा क्या, क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है क्या? नहीं यार, यहां पर भी दिखा रहा है कि बहुत बड़ा होता है और यहां पर भी दिखा रहा है कि हाँ उसके पंख जो होते हैं वो 12 फीट तक, है ना, विंग स्पैन उनका होता है। ओके, जब वो मतलब विंग स्पैन मतलब खुलने के बाद पंख जो है वो 12 फीट तक इतने हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो बी, कॉन्ट्रास्ट विद द, कॉन्ट्रास्ट की बात ही नहीं है। ओके, अब बात आ गई कंफर्म या रीइंफोर्स। बात क्या हुई सेंटेंस 1 में कि ये एक पंछी होता है स्नोवी एल्बाट्रोस, जो कि बहुत बड़े बड़े पंछियों में से एक ये भी है, समझ गए, मतलब ये भी बहुत बड़ा पंछी है, बात खत्म।
और दूसरा क्या कह रहा है, इसके पास वाइडेस्ट विंग स्पेन होता है, मतलब सबसे ज्यादा विंग स्पेन इसी का होता है अमंग ऑल द बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स है ना उन सब से ज्यादा इसका विंग स्पेन होता है। कितना? 12 फीट का विंग स्पेन। ठीक है, तो क्या ये कर रहा है, सेंटेंस 1 को सेंटेंस 2 क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है ना विथ प्रूफ कि ये लो इसकी साइज इतनी इतनी बड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात खत्म। ठीक है, चलो 42, अ साइंटिफिक थ्योरी इज फर्स्ट प्रपोज्ड एज अ हाइपोथेसिस। यानी कोई भी साइंटिफिक थ्योरी जो होती है जब वो शुरुआत में लाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी कि कल्पना। ठीक है, उसके बाद जब उसको उस पर रिसर्च होता है, उस पर इंक्वायरी होती है, तब पता चलता है कि वो कल्पना सच है या गलत है। ऐसा तो हाइपोथेसिस का मतलब ऐसे खुद से पहले सोचना कि यार ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ओके, उसके बाद वो बनती है थीसिस। तो यहां पर आप देख पाएंगे सेंटेंस 1 क्या कह रहा है कि कोई भी साइंटिफिक थ्योरी इज फर्स्ट प्रपोज्ड एज ए हाइपोथेसिस। ओके, आफ्टर इट इज सब्जेक्ट टू इंक्वायरी। बाद में इट इज सब्जेक्ट टू इंक्वायरी मतलब इसका इंक्वायरी होना होता है, एंड इज प्रूवन, और जब ये प्रूव हो जाए हाइपोथेसिस तब ये बन जाती है थीसिस, यानी कि प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड थ्योरी। तो 42 में सेंटेंस 2 क्या कर रहा है, क्या ये सेंटेंस फर्स्ट को हाइपोथेसाइज कर रहा है? कोई मतलब नहीं है इस चीज का। हाइपोथेसाइज का मतलब क्या होता है, एक हाइपोथेसिस बनाना। ठीक है, तो ऐसा तो कोई इररिलेवेंट है ऑप्शन ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्या ये चैलेंजेस द बर्डन ऑफ प्रूफ, ऐसा दिखा रहा है? प्रूफ की बात हुई क्या कहीं? प्रूफ की कोई बात नहीं हुई, आप तो उसको इंक्वायरी कर रहे हो ना उसके ऊपर, है ना। इंक्वायरी यानी आप उसको एक्सपेरिमेंटली आप उसको देखोगे, तो यहां प्रूफ वगैरह की कोई बात नहीं है। प्रूव्स द फर्स्ट, क्या पहले दूसरा सेंटेंस जो है वो पहले को प्रूव कर रहा है? ठीक है, तो आप देख पा रहे हो क्या, साइंटिफिक थ्योरी इज फर्स्ट हाइपोथेसिस, एंड उसके बाद ये ऐसा कुछ नहीं कह रहा, ये ऐसा कह रहा है कि भाई पहले ये काम होता है फिर बाद में जाके ये काम होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक्सटेंड कर रहा है यार, कॉमन सेंस की बात है। सेंटेंस 2 जो है वो फर्स्ट को एक्सटेंड कर रहा है। क्या किस तरीके से कर रहा है कि एक जो साइंटिफिक थ्योरी है वो सबसे पहले हाइपोथेसिस कहलाती है, जब उसके ऊपर इंक्वायरी हो जाती है तो फिर वो थीसिस बन जाती है। सिंपल है ना, एक्सटेंड कर रहा है, बात खत्म है कि नहीं। फॉर सेंटेंस नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, द मैन हंट फॉर द परपिट्रेटर। परपिट्रेटर यानी जो कि आरोपी है, जिसने कोई अपराध किया है, उसके लिए मैन हंट शुरू हो गया है। मैन हंट यानी हंट ऑफ द मैन, शिकार ऑफ द क्राइम स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर स्टेट। यानी परपिट्रेटर ऑफ द क्राइम जो है, यानी जो उस किसी क्राइम का जो अपराधी है ना, उसका मैन हंट हो गया है, मतलब 11 मुल्कों की पुलिस उसे ढूंढ रही है, ऐसा ये कह रहा है। सेंटेंस 2 क्या कह रहा है, सेंटेंस 2 कह रहा है देयर वॉज डीप पब्लिक एंगर ट्रिगर्ड बाय द एनॉर्मिटी ऑफ द क्राइम। अच्छा, तो वो जो क्राइम उसने किया था उससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। ठीक है, अब आप सिंपल सा समझ पा रहे हो, जब गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में तभी तो उस व्यक्ति को इतना ज्यादा ढूंढा जाएगा, 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढेगी हैं अक्रॉस द एंटायर स्टेट। समझ पा रहे हो, यानी ये सेंटेंस तो पहले आना चाहिए था ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेकंड सेंटेंस 2 इज ए प्रीकर्सर टू द फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, और कॉन्ट्राडिक्शन की कोई बात नहीं हो रही। फॉलो हम कैसे कहते, फॉलो कैसे करेगा? जब आप क्राइम की बात करोगे तभी तो आप क्रिमिनल की बात करोगे, सिंपल है ना। तो ये भी खत्म हो गया। और आल्टर्स की कोई बात नहीं है। आल्टर मतलब होता है कि प्रीमाइसेस, यानी किसी चीज का बेस को, फाउंडेशन को हिला देना, मतलब उससे अलग बात करना। आल्टर का मतलब होता है अदर। ठीक है, तो अगर आप कोई अदर मुद्दे पर बात कर रहे हो अचानक से तो वो बात होती है, लेकिन यहां तो दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं तो अल्टरकेशन की बात ही नहीं हुई। अच्छा, एक होता है अल्टरकेशन, है ना, क्या मतलब होता है इसका बताना। देखो मैंने तुम्हें बता दिया ना, अल्टर यानी अदर। ठीक है, तो अल्टरकेशन का मतलब होता क्या है, क्या होता है, अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है ये बताना। ठीक है,
और एक होता है अल्टरेशन। इसका मतलब क्या होता है, ये तीनों के मतलब तुम मुझे बताओगे, ठीक है। अगर तुमने रूट वर्ड्स वाली क्लास देखी होगी तो बता पाओगे। आगे चले, नंबर 44, सेंटेंस 1, अवेयरनेस अबाउट वंस ऑन पर्सनैलिटी टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि भाई खुद किसी व्यक्ति को, वन यानी किसी भी व्यक्ति की बात हुई है, लड़का लड़की है ना, जेंडर न्यूट्रल है, आपको पता ही है ना। अवेयरनेस अबाउट वंस ऑन पर्सनैलिटी टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको खुद की पर्सनैलिटी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ अवेयरनेस इज अ डिफिकल्ट गोल फॉर मोस्ट पीपल। बहुत सारे लोगों के लिए सेल्फ अवेयरनेस एक डिफिकल्ट गोल होता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी पर्सनैलिटी वाकई में है क्या। ओके, उनकी पर्सनैलिटी फ्लक्चुएट होती रहती है ऐसा। तो सेकंड सेंटेंस यहां पर क्या कर रहा है, सेकंड स्टेटमेंट क्या पहले को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, आइडिया तो सेम ही है ना। डिफरेंस कहां है? आइडिया तो सेम ही है, सेल्फ अवेयरनेस की बात यहां हुई है, यहां भी सेल्फ अवेयरनेस की बात हुई है, तो कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो गया। इज कॉन्ट्रे पंक्चुअल विज़ द फर्स्ट। कॉन्ट्रे पंक्चुअल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रे पंचल, क्या लिखा है, कॉन्ट्रे पंटर जो भी है, कॉन्ट्रे पंटर का मतलब होता है काउंटर पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट जो कि एक पॉइंट का विरोध कर रहा हो। तो वैसा भी कोई सीन नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट और इसका मतलब यही तो होता है, खत्म हो गया। कन्फर्म्स द फर्स्ट और कॉन्ट्रास्ट द फर्स्ट। अब आ गई बात, अब देखो दोनों ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो अवेयरनेस जो है वो इंपॉर्टेंट है बट डिफिकल्ट है। अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज डिफिकल्ट। यानी आप कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहे हो, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हो, डिफरेंस है ना, प्योरली। तो क्या हो गया आपके पास? कॉन्ट्रास्ट हो गया, डिफरेंस हो गया, ठीक है, सिंपल। तो इट इज इंपॉर्टेंट अबाउट, इट इज इंपॉर्टेंट कि लोगों को उनकी पर्सनैलिटी के बारे में अवेयरनेस हो, बट ऑन द सेम टाइम इट इज डिफिकल्ट। तो आपने क्या दिखाया? कॉन्ट्रास्ट दिखा दिया, सिंपल सी बात है। कॉन्ट्राडिक्ट तो तब होता जबकि नेगेटिव, मतलब बिल्कुल ही विरोध करता। जैसे अगर मैं ये कहता कि अवेयरनेस अबाउट वंस ऑन पर्सनैलिटी टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है ना, लेकिन दूसरे सेंटेंस में मैं कह देता लेकिन इतनी भी जरूरी नहीं है, तो होता कॉन्ट्राडिक्शन। समझ पा रहे हो? यस, आगे चलो। 45, सेंटेंस 1 क्या कह रहा है? लिबरलाइजेशन चेंज द कंटूर्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। कि लिबरलाइजेशन क्या होता है कि भाई जो इकोनॉमी है उसको सभी के लिए बराबर खोल के रखना, कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धंधा अपना सकता है, कोई भी कुछ भी काम कर सकता है, उसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन। उसने इंडिया के कंटूर्स को पूरी तरीके से इकोनॉमी को बिल्कुल चेंज कर दिया था, है ना। मतलब उससे इंडिया की इकोनॉमी बहुत ग्रो हुई होगी, है ना, हमें नहीं पता ग्रो हुई या क्या हुई। सेंटेंस 2 कह रहा है, सेंटेंस 2 क्या कह रहा है? इंडिया इज टुडे पोइज्ड टू बिकम वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज, यानी कि ऑफ कोर्स ग्रो हुई है। तो इंडिया इज टुडे पोइज्ड टू बिकम वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया जो है अब सबसे टॉप पर, वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज में आता है ना। तो यार ये जो चीज हमने की है लिबरलाइजेशन, इसका ही तो असर दिखाया ना यहां पर, सिंपल। तो भाई आप क्या कहोगे? क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है? नहीं। क्या कॉन्ट्रास्ट है? नहीं, बात खत्म। क्या कोइंसिडेंस हो रहा है? क्या कोइंसाइड कर रहा है या कोरिलेट कर रहा है? कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? जब आप एग्जैक्टली सेम बातें कहो तो वहां होता है कोइंसिडेंस, जैसे कि तो एग्जैक्टली सेम या फिर एट द सेम टाइम, ठीक है। अभी कोइंसाइड्स का मैं एग्जांपल दूं तो जैसे ये कोइंसाइड आपने कहां देखा है? मैथमेटिक्स में देखा होगा, कोई दो लाइनें कोइंसाइड कर रही है, मतलब कि वो एक के ऊपर एक ऐसी है कि उनमें कोई भी डिफरेंस क्लियर नहीं दिख रहा, ऐसे कोइंसाइड कर रही है ना। अभी यार यहाँ तो डिफरेंस दिख गया भाई साहब, लाइन को थोड़ी चौड़ी बनाना पड़ेगा, यानी ऐसा है। और एग्जैक्ट दूसरी लाइन भी इसी के एग्जैक्ट ऊपर में बना दूं तो उसे बोलते हैं कोइंसाइड करना। जैसे कि यहां पर मैंने कहा है कि लिबरलाइजेशन चेंज द कंटूर्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, वैसे ही मैं अगर कहता कि भाई फ्रीडम चेंज्ड द कंटूर्स ऑफ द इकोनॉमी इन द सेम वे, तो दोनों सेम चीजें हो गई ना, बिल्कुल सेम, तो उनमें कोई क्लियर डिफरेंस नहीं है, तब होता कि भाई, है ना, कोइंसाइड्स। लेकिन यहां तो रिलेशन दिख रहा है ना कि लिबरलाइजेशन ने कंटूर्स ऑफ, है ना, इंडिया की इकोनॉमी को ऐसे चेंज किया
कि अब इंडिया की इकोनॉमी ऐसे 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 बनने वाली है, यानी ये रिलेशन दिख रहा है दोनों सेंटेंस के बीच, क्लियर रिलेशन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 46 द फाइनल आउटकम कैन नेवर बी प्रिडिक्ट इनकंट्रोवर्टिबली। कंट्रोवर्सी यानी कि कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट, ठीक है। इनकंट्रोवर्टिबली यानी बिना डिस्प्यूट के। तो फाइनल आउटकम कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड इनकंट्रोवर्टिबली, यानी जब भी फाइनल आउटकम आएगा तो फाइनल आउटकम में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो रहेगी, ऐसी बात हो रही है, कंट्रोवर्सी। ठीक है। और यहां पर ऑल आउटकम्स आर बेस्ड ऑन वेरिएबल्स दैट कैन नॉट ऑलवेज बी फुल्ली अंडरस्टूड। और जितने भी आउटकम्स होंगे वो प्योरली बेस्ड होते हैं ऑन वेरिएबल्स, है ना। मतलब एक आउटकम चेंज, एक आउटकम चेंज, एक आउटकम चेंज, सभी आउटकम में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, सभी रिजल्ट्स में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। एंड कैन नॉट बी फुल्ली अंडरस्टूड, और उन बदलावों को सही समझा भी नहीं जा सकता। तो अब आ जाओ सेकंड सेंटेंस जो है फर्स्ट के बारे में क्या कह रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में यस देखो देखे क्या कह रहा है, क्या सेकंड सेंटेंस डेफिनेटली डज नॉट फॉलो द फर्स्ट। देखो फॉलो और अनफॉलो की बात ही नहीं हुई, फॉलो और अनफॉलो की बात ही नहीं है, क्योंकि आप बात कर रहे हो दोनों में एक प्रकार का रिलेशन है। ठीक है, तो फॉलो अनफॉलो की बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर आउटकम की बात हुई है और फिर द फाइनल आउटकम की बात हुई है। तो पहली चीज तो ये कि रीइंफोर्स वाला देखो कि रीइंफोर्सेस द फर्स्ट टू एन एक्सटेंट या फुल्ली रीइंफोर्सेस द फर्स्ट। देखो फुल्ली ही होगा क्योंकि यहां पर ऑल आउटकम्स लिखा है, ऑल आउटकम्स, सारे आउटकम्स। तो यहां पर सेंटेंस 1 क्या कह रहा है कि फाइनल आउटकम कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड इनकंट्रोवर्टिबली, ऑल आउटकम्स आर बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स। तो भाई पहले तो क्या हुआ कि यहां पर ये सेंटेंस कह रहा है कि जो फाइनल आउटकम होगा उसमें कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर रहेगी, है ना। और ऐसा क्यों रहेगा? क्योंकि सारे आउटकम्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब सारे आउटकम्स आपस में डिफरेंट डिफरेंट है, वेरिएबल्स हैं, तो जो फाइनल आउटकम होगा वो भी तो इन सबसे अलग होगा ना। यानी सिंपल सी बात है, यानी जो भी फाइनल आउटकम होगा वो क्या होगा, वो पक्के तौर पर ठीक है कंट्रोवर्शियल होगा। यानी कोई चीज फुल्ली रीइंफोर्स कर रही है, सेंटेंस 2 जो है वो फुल्ली रीइंफोर्स कर रहा है सेंटेंस 1 को। सिंपल। 47 आ जाओ आगे। मास्टरी ओवर एनी आर्ट फॉर्म रिक्वायर्स इयर्स ऑफ डेडिकेशन एंड परसेवरेंस। किसी भी आर्ट पर मास्टरी करने के लिए, है ना, इयर्स ऑफ डेडिकेशन चाहिए होती है, और प्रिजर्वेंस यानी लगातार हार मानकर भी हार नहीं मानना, मतलब हार कर भी हार नहीं मानना वाला प्रिजर्वेशन चाहिए होता है। सेंटेंस 2 क्या कहता है? इट टेक्स 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस टू बिकम एन एक्सपर्ट इन ए फील्ड। किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 10,000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए होती है ना। अब क्या पहला वाला देखो, सेकंड सेंटेंस इज नॉट कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट। कंसिस्टेंटी तो है भाई, कंसिस्टेंट है उसके साथ, कंसिस्टेंसी यानी चलते रहना, कंटिन्यूएशन, तो वही तो है, वही तो बात कर रहे हैं। यहां पर किसी आर्ट में मास्टरी की बात हो रही है और यहां पर भी किसी आर्ट में मास्टरी की बात हो रही है। ठीक है, तो इन नॉट कंसिस्टेंट तो होगा नहीं। दूसरा मार्जिनली कंसिस्टेंट होगा क्या, या फिर ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट। क्या दूसरा सेंटेंस ही पहले का एक्सप्लेनेशन होगा? क्यों पहला दूसरा ही क्यों होगा एक्सप्लेनेशन, और कुछ नहीं हो सकता क्या? इस बात को आप अलग तरीके से भी तो बोल सकते हो ना कि भाई मास्टरी ओवर एनी आर्ट फॉर्म्स रिक्वायर बहुत सारा डेडिकेशन। ठीक है, यू हैव टू वेक अप एट 5 AM एंड डू दिस दैट थिंग एंड दैट थिंग, इतने घंटे वगैरह वगैरह। तो इसको फॉलो करने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं। हजार लोग हजार तरीके से इस सेंटेंस का फॉलो वाला दूसरा सेंटेंस बना देंगे आगे, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि इट इज द ओनली वे, ओनली एक्सप्लेनेशन, तो ओनली जहां भी आ जाए ना आप काट कूट दो, सिंपल है। ओके, अब आज बात आती है फुल्ली और मार्जिनली की। आप क्या कह रहे हो कि मास्टरी ओवर एनी आर्ट फॉर्म रिक्वायर्स बहुत सारा डेडिकेशन, इयर्स ऑफ डेडिकेशन। और सेंटेंस 2 क्या कह रहा है? इट टेक्स 10,000 घंटे ऑफ प्रैक्टिस
टू बिकम एन एक्सपर्ट इन ए फील्ड, कि किसी फील्ड में बनने के लिए इतने इतने घंटे चाहिए। तो सिंपल सी बात है, फुल्ली कंसिस्टेंट है यार। आप कितना इतने सारे आवर्स दिखाकर आप उस चीज को और मजबूत बना रहे हो। फुल्ली कंसिस्टेंट, मार्जिनली आप कह नहीं सकते। सिंपल है, इजी। आगे चलते हैं। 48 द ब्यूटी ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। इंडिया की ब्यूटी, इंडिया की डेमोक्रेसी की जो ब्यूटी है वो इसके संविधान की महानता में लाई करती है। अब संविधान में ऐसा क्या है देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपहोल्ड्स द कलेक्टिव वैल्यूज ऑफ द कंट्रीज सिविलाइजेशनल एथोस। यानी कंट्री की जितने भी सिविलाइजेशनल एथोस हैं उनको एक साथ बांध कर रखने का काम करता है संविधान, और इसीलिए संविधान इतना महान होकर इंडिया की डेमोक्रेसी को ब्यूटीफुल बनाता है, ऐसा सेंटेंस कह रहे हैं। यानी जो सेकंड सेंटेंस है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, नहीं, हैज नो कनेक्शन, नहीं भाई कनेक्शन तो है बिल्कुल, ठीक है। कनेक्ट्स विद द मेंशन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी इन द फर्स्ट, कि डेमोक्रेसी को मेंशन करता है, नहीं, डेमोक्रेसी को कनेक्ट नहीं करता है ये सिंपल सा प्रोवाइड द रीजन फॉर द एजर्शन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन द फर्स्ट, कि ये एक रीजन प्रोवाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ग्रेट क्यों है। वो इसमें लिखा है ना सेंटेंस 2 में कि भाई इसलिए ग्रेट है क्योंकि वो कलेक्टिव वैल्यूज को अपहोल्ड करता है वगैरह वगैरह। तो यार प्रोवाइड द रीजन ऑफ द ग्रेटनेस, सिंपल। आगे चलते हैं। 49 रोज एट इज एन एडजेक्टिव फॉर द रोज फ्लावर। ठीक है, ये इन्होंने हमें कहा कि ये जो होता है ये रोज फ्लावर के लिए एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, समझ गए। सेंटेंस 2 द रोज इज ए पावरफुल पोइटिक सिंबल इन मेनी लैंग्वेजेस, कि रोज जो है वो पोइटिक सिंबल के तौर पे बहुत सारी लैंग्वेजेस में है ना। जब एक प्रेमी प्रेमिका को डेब्यू करता है, मतलब कि डेब्यू क्या बोलते हैं उसको, जब आप किसी को किसी के बारे में कोई बात कहते हो तो वो गुलाब की बात कहता है कि तुम्हारे गाल गुलाब की पंखुड़ियों जैसे मुलायम है। तो वैसे उस तरीके से ये यहां पर पोइटिक सिंबल की तरह दिखा रहा है। तो अब आप देखोगे कि भाई 49 में क्या कह रहा है कि सेंटेंस 1 कह दिया, सेंटेंस 2 कह दिया। वापस से इसको पढ़ लेते हैं। सेंटेंस 1 में बात हुई है कि रोज एट इज एन एडजेक्टिव फॉर द रोज, यानी यहां बात हुई है कि ये जो है वो एक एडजेक्टिव है। ठीक है। दूसरा सेंटेंस 2 कि यहां पर जो रोज है, गुलाब जो है वो एक पोएटिक सिंबल है। ठीक है। अब आप आ जाओ इधर। एक्सप्लिकेट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिकेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। तो सेंटेंस 2 क्या सेंटेंस फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या एक्सपेंड कर रहा है या कोइंसाइड कर रहा है? अब आ गया बात, कोइंसाइड कर रहा है या एक्सपेंड कर रहा है। तो आप यहां पर एक्सपेंड्स कब करता? जब वो इसको और एक्सप्लेन करता है ना, डिटेल में। तो ऐसा डिटेल में तो कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना यार, सिंपल सी बात कह रहा है कि ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है ये वर्ड, और रोज को भी पोएटिक सिंबल में प्रेमिका के लिए एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। समझ पा रहे हो ना? कोइंसाइड करता है यार, सिंपल इजी। चलो 50 वाले में देखो। 50 द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, कि जो जल्दी उठता है खाना उसे जल्दी मिलता है। आपने सुबह नोटिस किया हो नहीं किया हो, मैं जब भी सुबह रनिंग के लिए जाता हूँ या ठीक है, तो मैं ऊपर देखता हूँ कुछ बर्ड्स है ना, बहुत सारे झुंड बनाकर बहुत सारे बर्ड्स जल्दी जल्दी जा रहे होते हैं कहीं पर। फिर थोड़ी देर बाद आधा एक घंटा होता है, फिर पीछे 1-2 बर्ड्स छूट जाते हैं, वो धीरे धीरे जा रहे होते हैं। तो जो जल्दी बर्ड जल्दी पहुंचता है उसे खाना जल्दी मिलता है, इसीलिए तो जल्दी उठ के जा रहे होते हैं। तो मैं इसको प्रकृति को ऑब्जर्व करता हूँ, तो ये चीज़ें मैंने खुद से बनाया है। ठीक है, लॉजिक है, पता नहीं ये लॉजिकल भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ मतलब लॉजिकली है। ठीक है, तो जो मेरे साथ में दौड़ने के लिए आते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार देखो ये पंछी जल्दी जा रहे हैं, इनको खाना जल्दी मिलेगा, पीछे वाला लेट हो गया, उनको खाना मिले ना मिले। ठीक है ऐसा। तो द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, जो सुबह जल्दी उठने वाला पंछी होता है उसे खाना मिल जाता है। ठीक है, और बाद वाले का भरोसा नहीं। और दूसरा क्या कह रहा है? टू गो अबाउट वंस टास्क एक्सपेडिशियसली इज टू अचीव वंस गोल, यानी अगर किसी व्यक्ति को खुद के गोल्स प्राप्त करने हैं तो उसको अपने टास्क के प्रति एक्सपेडिशियसली यानी बहुत शिद्दत से लग जाना पड़ेगा।
यानी बात तो वही है ना, जैसा अर्ली बर्ड करता है, सुबह जल्दी उठ के मेहनत से वहां जाता है, तो वैसा ही ये कह रहा है इसको। यानी कि इट सेंटेंस टू प्रोवाइड्स ए मेटाफोरिकल रीअसर्शन, नहीं, मेटाफोरिकल रीअसर्शन नहीं है, क्योंकि ये तो क्लियरली कह रहा है ना यार, ये मेटाफोरिक है। सेंटेंस 1 जो है वो मेटाफोरिक है, यानी पोइटिक वे में कहा गया है कि जो पंछी जल्दी उठता है उसे खाना जल्दी मिलता है, मतलब जो इंसान मेहनत करता है उसे सक्सेस जल्दी मिलती है। तो ये पोइटिक वे में यानी मेटाफोरिकली कहा गया है, लेकिन ये तो सिंपल एक्सप्लेन करके कहा गया है नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना, कि जो व्यक्ति मेहनत करेगा वो उसे गोल प्राप्त होंगे। तो मेटाफोरिक वाला कोई सेंटेंस यहां पर कोई लॉजिक नहीं है, मेटाफोरिक वाली कोई चीज इधर नहीं है, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा गया है ना। तो क्या सेंटेंस 2 एजर्शन बनाता है फर्स्ट के बारे में, या सेंटेंस 2 रीइंफोर्स करता है? सिंपल सी बात है, रीइंफोर्स करता है यार, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट तो बिल्कुल नहीं करता। रीइंफोर्स करता है द एजम्पशन ऑफ द फर्स्ट। ओके, नहीं 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 नहीं, लेट मी थिंक, थोड़ा सोचो इसके बारे में। अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, अर्ली बर्ड को खाना जल्दी मिलता है, ठीक है। दूसरा है टू गो अबाउट वंस टास्क एक्सपेडिशियसली इज टू अचीव वंस गोल्स, कि अगर किसी व्यक्ति को खुद के टास्क पूरे करने हैं, गोल अगर प्राप्त करना है तो मेहनत बहुत तगड़ी लगानी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा कोई सीन है। तो क्या सेंटेंस टू रीइंफोर्स कर रहा है? मेक्स एजर्शन अबाउट द फर्स्ट, रीइंफोर्स ही तो कर रहा है, और क्या, बात खत्म। पर रीइंफोर्स क्यों कर रहा है यार, सेम ही तो बात बोल रहा है यार। एजर्शन का मतलब होता है स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो रीइंफोर्स की बात कहां आ रही है, यहां भी वही बात कही है और यहां भी सेम बात कही है, ठीक है। तो कोइंसिडेंस वाला मामला होता तो हम लगा देते इधर, लेकिन यार ये रीइंफोर्स तो नहीं है, मतलब इसके अलावा और कोई बात तो ऐड नहीं कर रहा है, तो फोर्स की तो बात ही नहीं हो रही है, एजर्शन है, मतलब इसने जो यहां कहा है उसी स्टेटमेंट को ये सिंप्लीफाई करके बोल दे रहा है सेम चीज को। तो मेक्स एन एजर्शन अबाउट द फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 50 वाला खत्म हो गया, और ये हो गए आपके सारे के सारे S1 S2 जो कि नए पैटर्न वाले हैं। देखो कॉम्प्रीहेंशन जो है मायने रखता है। अभी तो आपके पास 13 डेज ही हैं, ठीक है, तो जितना हो सके कॉम्प्रीहेंशन पे काम करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर तुम 1 घंटा भी पढ़ोगे ना डेली, कोई न्यूज आर्टिकल, जो भी हेडलाइन तुम्हें हिट करे उस आर्टिकल को रीड करो, सिंपल यार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई लोग कहते हैं न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए, न्यूज़पेपर इज वेरी बोरिंग थिंग, ये मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है। कुछ चीजें लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड करके एक पेज आता है ना, उसमें वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती है, वहां से कोई मुद्दा उठा लो, जो मैं क्या कह रहा हूं, जो भी हेडलाइन तुम्हें हिट करे और तुम्हारा मन हो कि यार इसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ लो यार, सिंपल, ओके। या फिर तुम्हारी कोई इंटरेस्टिंग फेवरेट बुक हो, मिलिट्री की बुक्स है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बुक्स, कुछ भी बुक्स, इंडियन आर्मी की हिस्ट्री की बुक्स, कुछ भी आप पढ़ सकते हो, जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। इंग्लिश में आपको पढ़ना है लेकिन, ताकि आपका थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन सही होगा, ठीक है, उससे आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलो तो बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, और नेक्स्ट क्लास विल बी ऑफ 150 वर्ड्स विथ ट्रिक्स, ठीक है। चलिए, जय हिंद, टेक केयर।